नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल लालित में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व के विषय में। निराला जी हिंदी के वैविध्य चेतना से युक्त साहित्यकार हैं। इनका काव्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण इनका जीवन है। आज इनके जीवन के विषय में, इनके व्यक्तित्व के विषय में बातचीत करेंगे। हिंदी काव्य जगत का बड़ा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़ाकोला है। अवध का यह भाग बैस ठाकुरों की बस्ती के कारण बैसवाड़ा कहलाता था। ताल, छोटी नदियाँ और नाले, घनी अमराइयाँ वहाँ की शोभा थी। आजीविका प्राप्त करने के लिए पंडित राम सहाय त्रिपाठी गढ़ाकोला छोड़कर बंगाल के महिषादल राज्य गए और वहाँ के राजा के यहाँ सिपाही की नौकरी करने लगे। वहीं महिषादल के प्रवास में ही राम सहाय के घर उनकी दूसरी पत्नी से माघ शुक्ल एकादशी सम्मत 1955 तदनुसार 29 फरवरी 1899 ईस्वी दिन मंगलवार को पुत्र पैदा हुआ। ज्योतिषी ने जन्मपत्री बनाई और नामकरण किया सूर्य कुमार। यही सूर्य कुमार आगे चलकर पहले सूर्य कुमार और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बने। कुछ विद्वान इनका जन्म 1897 में हुआ मानते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में इनकी ममतामयी मां का निधन हो गया। सूर्य कुमार अत्यंत सुंदर बालक थे। उनकी सुंदरता को देखकर महिषादल के महाराजा के छोटे भाई इन्हें गोद लेना चाहते थे, परंतु पंडित राम सहाय त्रिपाठी को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के विद्यालय में हुई। बचपन से ही इन्हें घुड़सवारी एवं कुश्ती का शौक था। हाई स्कूल में प्रविष्ट होने के पश्चात इनका मन शिक्षा की ओर से हट गया। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रायबरेली डलमऊ निवासी पंडित रामदयाल द्विवेदी की पुत्री मनोहरा देवी के साथ संपन्न हुआ। मनोहरा देवी रूपवती और गुणवती दोनों थी। रंग कवि का सा था, यानी गेहुआ, मुंह कुछ लंबा, घने लंबे केश, गाने में अत्यंत निपुण, 100-150 स्त्रियों में धाक जमाने वाली, विवाह के समय साहित्य में कवि से अधिक योग्य। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। रविंद्र बाबू के जीवन विषयक तथ्यों को जानकर इनकी धारणा बन गई कि बड़ा आदमी बनने के लिए अधिक पढ़ना आवश्यक नहीं है। परीक्षाएं तो सामान्य नागरिक के लिए होती हैं, विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं। इन आस्थाओं से उनके मन पर परीक्षा देने का भाव जाता रहा। कक्षा में अध्यापक द्वारा गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की यह महिमा कि केवल 9वीं पास होने पर भी उन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। निराला ने मन ही मन संकल्प किया, यदि रविन्द्रनाथ टैगोर 9वीं पास होने पर विश्व प्रसिद्ध कवि बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और उन्होंने अपने अध्ययन पर उसी दिन से विराम लगा दिया और स्कूल जाना बंद कर दिया। एक बार इनकी परीक्षा में एक निबंध आया, तुम अपने जीवन में क्या बनोगे। इसके उत्तर में सूर्यकांत ने लिखा, निराला बनूंगा। उस समय तक इनका नाम सूर्य कुमार था, सूर्यकांत भी नहीं था। निराला उपनाम तो बहुत दिन बाद कवि ने मतवाला पत्रिका में अपनी एक कविता के साथ लिखा था। जब मैं कविता पाठ करूंगा तो अनुभूतियों की सामूहिक वर्षा होने लगी। उसी निबंध में ये लिखते थे, इन्होंने लिखा था, जब मैं जनता के बीच चलूंगा तब लोगों के हृदय मनुष्योचित भावनाओं से आर्द्र होने लगेंगे। तभी तो जनता का प्रतिनिधि साहित्य सृष्टा बन सकूंगा। इस प्रकार निराला जी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरणा भी लेते थे और उनसे साहित्यिक प्रतिस्पर्धा भी रखते थे।
वैवाहिक जीवन का सुख अधिक नहीं बदा था इन्हें। श्रीमती मनोहरा देवी से एक पुत्र और एक कन्या को जन्म देकर इन्फ्लुएंजा की बीमारी में शरीर त्याग दिया। उस समय निराला जी महिषादल में थे। पत्नी की मृत्यु मायके में माँ की गोद में हुई। इस महामारी में कवि की पत्नी की ही मृत्यु नहीं हुई, पिता, चाचा आदि एक के बाद एक स्वर्ग सिधारे। 4 भतीजों और अपनी 2 संतानों का भार अचानक निराला जी के कंधों पर आ पड़ा। पुत्री का पालन पोषण तो नानी ने किया। नौकरी की खोज शुरू हुई। महिषादल में नहीं पटी, वहां से हट गए। रामकृष्ण मिशन में काम किया और साल भर तक समन्वय का संपादन किया। सन 1923 में बाबू महादेव प्रसाद सेठ ने मतवाला निकाला। साल भर तक निराला जी वहां रहे। सन 1929 से उन्होंने स्थायी रूप से गंगा पुस्तकमाला कार्यालय में काम करना शुरू किया। यहाँ सुधा के लिए वे संपादकीय नोट लिखते थे और उसके संपादन का भार संभालते थे। यहीं पर अलका और अप्सरा उपन्यास तथा लिली कहानियाँ लिखी गई। यहीं पर अंचल, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, राम रतन भटनागर आदि तरुण साहित्यकार उनके निकट संपर्क में आए और उनका साहित्यिक अकेलापन दूर हुआ। सन 1932 में ये पुनः कलकत्ता गए। वहाँ पर रंगीला नामक साहित्यिक पत्र के संपादन का भार संभाला। वहाँ पर मन नहीं लगा और पुनः लौटकर लखनऊ में लगभग 10 वर्षों तक रहे। सन 1935 में निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु दीर्घकालिक बीमारी के कारण हो गई। इस वज्रपात को निराला जी सहन नहीं कर पाए और वे विक्षिप्त से हो गए। सन 1937 में अपने पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी के विवाह के बाद निराला ने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ समय तक उन्नाव की प्रसिद्ध कवित्री सुमित्रा कुमारी सिन्हा और उनके पति चौधरी साहब के साथ रहने के बाद वे सीधे प्रयाग चले गए, जहाँ जीवन पर्यंत रहे। 15 अक्टूबर 1961 को निराला जी का देहावसान हुआ। निराला जी ने काव्य की जितनी रचनाएं रची हैं, गद्य में भी उनकी लेखनी उतनी ही चली है। सन 1916 से सन 1958 तक निराला निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। इनकी पहली रचना जूहे की कली 1916 में लिखी गई, जो कुछ वर्षों बाद प्रकाशित हुई। कालक्रम और प्रवृत्तिगत विशेषताओं के आधार पर इनकी रचनाओं को 3 चरणों में रखा जा सकता है। पहले चरण में छायावादी विशेषताओं से संयुक्त रचनाएं आएंगी। दूसरे चरण की रचनाओं में प्रगतिशीलता की स्पष्ट झलक है और तीसरे चरण की रचनाएं भक्तिपरक हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका का दूसरा संस्करण, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य काकली इत्यादि। निराला के व्यक्तित्व के कई रंग हैं। उनसे संबंधित अनेक संस्मरण आज भी साहित्य जगत में उत्साह के साथ सुने सुनाए जाते हैं। उनके अभाव में जीवन जीने का कारण उनकी गरीबी नहीं थी, जो लोग जानते हैं, अपितु उनकी निर्बंध उदारता थी। पथ के साथी में महादेवी वर्मा लिखती हैं, संयोग से उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। अस्तु नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे। 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ की किसी तांगे वाले की माँ को 40 मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। किताब महल से प्राप्त 300 रुपये को एक बूढ़ी भिखारिन के बेटा कहने पर यह कहते हुए दे दिया, इसमें 300 रुपये हैं, माँ लो,
कोई काम करके पेट चलाओ, अब भीख मत मांगना। निराला की माँ और भीख मांगे। इतनी उदारता, इतनी करुणा उनके हृदय में विद्यमान थी। एक साहित्यिक मित्र के घर सुमित्रानंदन पंत और निराला जी आदि साहित्यकार चाय पर निमंत्रित थे। साहित्य चर्चा चल रही थी। इसी बीच उनका नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में आया। पंत जी ने उनकी ओर देखकर गहरी आत्मीयता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? नौकर बोला, मैकू सरकार। परिचय को गाढ़ा करते हुए पंत जी ने पूछा, क्या तुम अकेले हो? केतली से चाय उड़ेलते हुए उस नौकर ने कहा, नहीं सरकार, एक माँ है, एक बिटिया है सयानी उम्र की और 2 भाई हैं। पंत जी ने फिर पूछा, कमाने वाले तुम अकेले हो? उसने उत्तर दिया, बड़ा भाई खेती में हाथ मटाता है और छोटा हुआ ना हुआ के बराबर है। सबने अनुभव किया कि मैकू का छोटा भाई आवारा हो गया है। फिर भी पंत जी ने पूछा, क्यों, उसके साथ क्या बात है? सहज भाव से मैकू ने कहा, अरे सरकार, वह तो कवि हो गया। जोरों का ठहाका गूंजा और निराला जी ने कुर्सी से उछलकर एक हाथ से अपना सीना तथा दूसरे हाथ से उस नौकर की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटा। इस प्रकार वे विनोदी प्रकृति के भी थे। अपरा पर उन्हें 2100 रुपये का पुरस्कार मिला और निराला जी ने मुंशी नवजादिक लाल की विधवा पत्नी को 50 रुपये के हिसाब से मासिक धनराशि देनी शुरू की। गांधी जी एवं नेहरू की वार्तालाप के संस्मरण विख्यात हैं। निराला जी का व्यक्तित्व उनके साहित्य से कम रोचक नहीं और आकर्षक नहीं है। वे पर दुख कातर थे। जरूरतमंदों के लिए सदैव अपना सब कुछ लुटाते रहते थे। जात पात की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। हिंदी भाषा और साहित्य से उन्हें अनंत अनुराग था। हिंदी की अवहेलना वे किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकते थे। इसके लिए महात्मा गांधी और नेहरू जी से भी उनकी झड़पें हो चुकी थी। इस प्रकार निराला का व्यक्तित्व उदात्त है, महान है। उनके व्यक्तित्व में करुणा का भाव है। वे दूसरे को देखकर द्रवित होने वाले हैं। निराला के व्यक्तित्व के विषय में यह जानना साहित्य प्रेमियों के लिए जरूरी है। अगली वीडियो में निराला की रचनाएं, काव्य रचनाएं कालक्रम से विवेचित की जाएंगी। धन्यवाद।